इन द लॉस्ट लैंड्स मूवी के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर के टाइम में दिखा जाता है। अब पूरी दुनिया लगभग तबाह हो चुकी होती है और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। बाकी सभी प्लेसेस पे म्यूटेट हुए खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं और इस बचे ह्यूमंस की लास्ट सिटी को किंग ओवरलॉर्ड और चर्च कंट्रोल करते हैं। इसलिए इस प्लेस पर सिर्फ चर्च के नियम ही चलते हैं। फिर यहीं पर हम ग्रे एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक बिच होती है। इसलिए चर्च के लोग ग्रे एलिस को बिच होने की वजह से फांसी की सजा दे रहे होते हैं। फिर चर्च के गार्ड के लीडर आर्नी ग्रे को फांसी पर लटकाकर वहां से जारी होती है। फिर जैसे ही ग्रे फांसी से लटक कर मर रही होती है तभी एक गार्ड ग्रे एलिस की आंखों में देख लेता है, इससे कि ग्रे उस गार्ड को हिप्नोटाइज कर लेती है। तो अब उस गार्ड को लगने लगता है कि वो अब फांसी पर लटक रहा है, इसलिए तुरंत ही वो फांसी की रस्सी को शूट करके उसे तोड़ देता है। तभी उस गार्ड को लग रहा होता है कि ग्रे उस पर अटैक करने के लिए आ रही है, तो वो उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो उसका साथी गार्ड होता है क्योंकि ग्रे ने पहले ही उस गार्ड को अपने इल्यूजन में फंसा लिया होता है। इसकी हेल्प से ग्रे एलिस पहले ही वहां से भाग गई होती है। फिर तुरंत ही उस जगह पर उन गार्ड्स की लीडर वापस आ जाती है और वो देखती है कि ग्रे यहाँ से भाग गई होती है। फिर उनकी लीडर उस गार्ड को भी मार डालती है क्योंकि अब ग्रे ने उसको अपने बस में कर लिया होता है। फिर वो गार्ड्स की लीडर अपने गार्ड्स को लेकर ग्रे एलिस का पीछा करते हुए उसे खत्म करने के लिए जाती है, लेकिन ग्रे एक एक करके उसके सभी गार्ड्स को मार डालती है। फिर वो उनकी लीडर की गर्दन के ऊपर चाकू रख देती है और ग्रे उनकी लीडर एस को फांसी पर लटका कर वहां से चली जाती है। इसके बाद में बॉयस नाम के एक हंटर को दिखा जाता है। वो भी एक जगह पर होता है और वो जाते जाते एकदम से रुक जाता है क्योंकि अब उसे चारों तरफ से काफी सारे लुटेरों ने घेर लिया होता है। फिर उनमें से एक लुटेरा उसकी गन को ले रहा होता है, लेकिन बॉयस की गन के ऊपर सांप होता है जो उसे काट लेता है। फिर बॉयस अपनी गन निकालकर उन सभी लुटेरों को थोड़ी देर में खत्म कर देता है और वो सांप बॉयस का एक फ्रेंड होता है। फिर हम ग्रे एलिस को देखते हैं जो कि एक ब्लाइंड लेडी के पास आ जाती है। तब वो ब्लाइंड लेडी उससे कहती है कि चर्च तुम्हारी पावर से डरता है क्योंकि कहीं तुम्हारी वजह से उनका कंट्रोल खत्म ना हो जाए। और एलिस ब्लाइंड लेडी से इस बारे में बात कर रही होती है तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। फिर क्वीन अपने सोल्जर्स और असिस्टेंट को वहाँ से बाहर भेज देती है। तब क्वीन ग्रे एलिस से बात करते हुए कहती है कि देखो मैं भी चर्च के इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं किंग ओवरलॉर्ड के अपोजिट नहीं जा सकती और किंग ओवरलॉर्ड की वजह से मैं चर्च के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और इस जगह से दूर स्कल रिवर नाम की एक जगह है और उस जगह पर कोई क्रिएचर है जो लगातार उनके गार्ड्स को मार रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उस क्रिएचर को मार दो और तुम्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 6 दिन का टाइम है। फिर उसकी पावर को मैं लेकर चर्च के कंट्रोल को खत्म कर दूंगी। पहले मैंने अपने गार्ड्स को ही उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वे सभी वहाँ पर जाकर मारे गए क्योंकि वो क्रिएचर काफी ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ और यहाँ से बाहर उस क्रिएचर तक जाने में काफी ज्यादा रिस्क भी है, इसलिए ग्रे तुम्हें वहाँ पर जाकर उस क्रिएचर को खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सक्सेस रही तो हम चर्च के कंट्रोल को खत्म कर देंगे। तब ग्रे एलिस इस काम को करने के लिए काफी सारी सोने के सिक्के भी लेती है क्योंकि ग्रे को इस काम पर अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर जाना है। फिर क्वीन का असिस्टेंट जेरेस आकर ग्रे एलिस को आगाह करते हुए कहता है कि देखो इस बात का कोई भी भरोसा नहीं है कि क्वीन इस पावर को संभाल भी पाएगी या नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इन पैसों को रखकर इस मिशन को फेल कर दो। और जेरेस ग्रे को ऐसा करने के लिए एक घड़ी भी देता है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि वापस अपने किंगडम में आ जाती है और यहीं पर किंग ओवरलॉर्ड भी होता है जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है क्योंकि वो इस टाइम बीमार चल रहा होता है। तो क्वीन नर्स को बुलाकर उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद क्वीन बाहर आकर बॉयस से मिलने आ जाती है क्योंकि अब क्वीन का बॉयस के साथ अफेयर चल रहा होता है। फिर बॉयस क्वीन से मिलने के बाद एक बार में आ जाता है। यहीं पर उसे ग्रे एलिस मिलती है और वो उससे कहती है कि देखो मुझे एक मिशन मिला है जिसमें कि मुझे एक क्रीचर को खत्म करना है, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए रिक्रूट कर रही हूँ। हमें इस मिशन में काफी सारे रिस्की चीजों का सामना करते हुए स्कल रिवर तक पहुंचना है। ग्रे बॉयस को इस मिशन के बारे में सब कुछ समझा देती है और बॉयस को इसके लिए एग्री करते हुए जेरेस की घड़ी भी दे देती है। फिर बॉयस ग्रे एलिस से कहता है कि बाहरी दुनिया काफी डेंजर है, इसलिए शायद हो सकता है मैं तुम्हारी बाहर जान नहीं बचा पाऊँ। तो ग्रे एलिस बॉयस से कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क लगे तो तुम अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आ सकते हो। बॉयस और एलिस आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इन दोनों को पकड़ने के लिए चर्च के गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। तब बॉयस और एलिस उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक गार्ड उनको शूट कर रहा होता है तो बॉयस उस पर अपने सांप को फेंक देता है। तब वो सांप चर्च के बाकी गार्ड्स को काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी लीडर एस भी आ पहुंचती है। एलिस एस को फांसी की रस्सी से लटका कर आई थी, लेकिन एस वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल आई। तब एस बॉयस को उस सांप को काट देती है, लेकिन अब बॉयस और एलिस वहाँ से बचकर निकल आए होते हैं। फिर चर्च का लीडर पीट्रियक एस और उसके आदमियों से कहता है कि अब तुम जल्दी से बॉयस और एलिस को पकड़ लो क्योंकि उन दोनों ने हमारे कई सारी गार्ड्स को मार दिया है। अगर एलिस चर्च से छूटकर भाग गई तो यहाँ रहने वाले लोग भी चर्च का विरोध करने लग जाएंगे, इसलिए जल्दी से तुम्हें उनको खत्म करना होगा, नहीं तो यहाँ पर रहने वाले लोग हमारा जल्दी विरोध करने लग जाएंगे, फिर कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। तभी चर्च के लीडर पैट्रियक के पास उनके गार्ड उस ब्लाइंड लेडी को पकड़कर ले आए होते हैं क्योंकि एलिस भागने के बाद सबसे पहले इस ब्लाइंड लेडी के पास ही आई थी और इस ब्लाइंड लेडी से पूछताछ करने पर इन्हें पता चल जाता है कि अब ग्रे एलिस बॉयस के साथ स्कल रिवर गई है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पैट्रियक इस ब्लाइंड लेडी को खत्म करने के लिए कह देता है और इस सब के बाद पैट्रियक जॉन एक टीम बनवा देता है जिसे कि एस लीड करेगी, जिसकी हेल्प से एस बॉयस और एलिस को खत्म कर देगी। इसके बाद हम बॉयस और एलिस को देखते हैं जो कि अभी सिटी से बाहर निकल कर आगे होते हैं और एक सेफ जगह देकर आज की रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और बॉयस के सांप को एस ने मार दिया होता है तो वो अब दूसरा सांप ढूंढने की ट्राई करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को बॉयस और एलिस वहाँ से आगे चले जाते हैं। ये दोनों ऐसे चलते हुए एक ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें 2 भाई बहन मिलते हैं जिनका नाम रॉस और मारा होता है। जॉस और मेरा एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। इसके बाद जब वे
नीचे डिनर कर रहे होते हैं तो ग्रे एलिस बॉयज से कहते हैं कि नेक्स्ट 60 डेज में हमें इस स्कल रिवर तक पहुंचकर उस क्रिएचर को मारना है। तब बॉयज एलिस को एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है जिससे होकर वो जल्दी ही स्कल रिवर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता काफी ज्यादा डेंजर है और अब तक हमारे 2 डेज का टाइम गुजर चुका है, इसलिए अब हमें शॉर्टकट रास्ते से ही जाना होगा। इसके बाद नाइट को बॉयज मेरा के साथ ही सोता है। फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो बॉयज और एलिस वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। तभी बॉयज एलिस से कहता है कि इस जगह तक तो हमें जिंदा इंसान मिले थे, लेकिन आगे के रास्ते में हमें कोई भी जिंदा ह्यूमन नहीं मिलेगा और काफी ज्यादा डेंजर होगा, इसलिए हमें सारे टाइम अलर्ट होकर चलना होगा। फिर हम उन गार्ड की लीडर एस को देखते हैं जो कि अपने काफी सारे गार्ड्स को ट्रेन से लेकर एलिस और बॉयज का पीछा करती है, उनके पीछे पीछे आ रही होती है। फिर जैसे कि उनको इस सब के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही चर्च के लीडर जॉन से झगड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन चर्च का लीडर जॉन क्वीन को समझाते हुए कहता है कि एलिस और बॉयज का मरना ही चर्च के लिए ठीक होगा, ताकि वे सभी लोगों को समझा सके कि चर्च के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। तब क्वीन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और उसे चर्च के लीडर जॉन के पास से वहाँ से वापस जाना पड़ता है। इसके बाद चर्च का लीडर जॉन अपने लोगों को कहता है कि हमारे किंग के मरने के बाद हम क्वीन को भी अपने रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद सिर्फ चर्च का ही राज यहाँ पर चलेगा। फिर हम चर्च के गार्ड की लीडर एस को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ अब ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच जाती है। फिर ये लोग रॉस और मारा को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करते हुए बॉयज और ग्रे एलिस के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब मारा अपने भाई रॉस को तकलीफ में देकर गार्ड्स की लीडर एस को बता देती है कि एलिस और बॉयज शॉर्टकट रास्ते से स्कल रिवर की ओर गए। मारा के बता देने के बाद भी एस उनके घर को जला देती है। फिर वे मारा और रॉस को जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं और अब एलिस और बॉयज को चलते हुए 3 दिन हो गए होते हैं। इसके साथ ही अब 3 दिन बाद ही फुल मून होता है और फुल मून से पहले क्वीन ने इन दोनों को उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए कहा था। फिर हम ग्रे एलिस और बॉयज को देखते हैं जो कि अब एक तबाह हुए सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए उन्हें एक खाई मिलती है जिसे क्रॉस करने के लिए उन्हें केबल्स का यूज करना होता है और इन केबल से एक बस जुड़ी हुई होती है। तब बॉयज एलिस को बताते हुए कहता है कि अब उन्हें यहाँ से साइरस नाम का ड्राइवर इस बस के जरिए इस खाई को पार करा देगा, हम साइरस को उसके लिए पे कर देंगे। लेकिन जैसे ही बॉयज और एलिस साइरस को बुलाने के लिए उसकी जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि साइरस तो पहले ही मर चुका है। फिर जैसे ही बॉयज और एलिस वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एस अपने लोगों को लेकर उनके पास पहुंच जाती है और अब एस और उसके लोगों ने सनग्लासेस पहन रखे होते हैं ताकि अब ग्रे एलिस उनको अपने इल्यूजन में ना फंसा सके। तब एस बॉयज से कहते हैं कि तुमने एलिस का साथ देके काफी बड़ी गलती कर दी है। फिर एस इन दोनों को मारा को दिखाती है, लेकिन मारा की हालत इस टाइम काफी खराब होती है और मारा बॉयज से कुछ कहने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एस उसको शूट करके खत्म कर देती है। इससे बॉयज और एलिस काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और तुरंत ही एस और उसके लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। बॉयज एस के गार्ड को शूट करके खत्म करने लग जाता है और एलिस भी उन गार्ड को शूट करके खत्म कर रही होती है। फिर बॉयज एस को शूट करता है, लेकिन बीच में ये गार्ड आकर उसे बचा लेता है और ये दोनों फाइट करते हुए देखते हैं कि एस के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा गार्ड्स आए हुए होते हैं, इसलिए एलिस बॉयज को समझाकर अपने साथ वहाँ से ले जाने लग जाती है। फिर एस के लोग तोप से उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन एलिस बॉयज को बचाकर अपने साथ वहाँ से बाहर ले आती है। अब वे दोनों केबल वाली बस के पास आ जाते हैं। फिर वे दोनों बस की केबल को तोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास कुछ गार्ड्स आकर उन्हें रोकने लग जाते हैं। तब बॉयज और एलिस उनको अपनी बस से दूर करने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये दोनों केबल के जरिए बस को आगे ले जा रहे होते हैं, लेकिन अब उनकी बस के ऊपर भी कुछ गार्ड्स आगे होते हैं। तब बॉयज बस के अंदर के गार्ड्स को संभालने लग जाता है और एलिस बस के ऊपर के गार्ड्स को खत्म करने चली जाती है और एलिस एक एक करके उन सभी गार्ड्स को बस की छत से नीचे गिरा देती है। भाई दूसरी तरफ से उनकी लीडर एस अपने बाकी बचे गार्ड्स के साथ ये सब देख रही होती है। फिर एस अपने गार्ड से बस की केबल को काटने के लिए कह देती है। तब एस के गार्ड उसमें से एक केबल को काट देते हैं, इससे कि एलिस वाली बस आधे रास्ते में खाई में लटक जाती है। तब एलिस बस से नीचे गिर रही होती है तो वो अपने वेपन्स की हेल्प से बस के साइड में लटक जाती है। तब बस के अंदर से बॉयज लास्ट गार्ड को भी नीचे गिरा देता है, लेकिन तब एस उस बस की दूसरी केबल को भी कटवा देती है। इससे उनकी बस खाई में नीचे गिरने की वजह आगे लटक जाती है। अब वो बस दूसरी साइड की दीवार के पास जाकर फंस जाती है। तब एलिस बस से बाहर निकलकर ऊपर की टनल के पास चली जाती है और जब बॉयज बस से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ रहा होता है तो तभी एस उसको दूसरी तरफ से शूट कर देती है, लेकिन एलिस बॉयज को वहाँ से बचाकर अंदर ले जाती है। एलिस बॉयज को अंदर ले जाकर उसको लेटाकर उसकी बॉडी से बुलेट को निकाल देती है। फिर उसके इंजर्ड हुए पार्ट पर स्टेजेस लगा देती है, इससे कि बॉयज थोड़ा कंफर्ट फील करता है, लेकिन बॉयज मारा को खोने की वजह से काफी परेशान होता है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये बेबी किंग का नहीं बल्कि बॉयज का है, इसलिए क्वीन किंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब उनका बारिश होने की वजह से क्वीन को किंग की इतनी परवाह भी नहीं होती, इसलिए क्वीन तभी किंग को मार डालती है। इसके बाद में शैडो बेन में बॉयज और एलिस को दिखाया जाता है। शैडो बेन एक पुराना मिलिट्री बेस होता है। तब बॉयज एलिस से कहता है कि ये जगह म्यूटेशन की वजह से काफी डेंजर है, लेकिन अब उनके पास स्कल रिवर तक पहुंचने का ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए अब इन दोनों को इसी रास्ते से होकर जाना होता है। फिर जैसे ही बॉयज और एलिस पीछे देखते हैं तो उनको एस और उसके गार्ड्स के ट्रेन की आवाज आ रही होती है, इसलिए ये दोनों पूरे दिन आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जैसे उनको नाइट होती है तो वो एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तब बॉयज एलिस से कहता है कि हम में से किसी एक को नाइट में जाकर यहाँ की सिक्योरिटी करनी होगी, क्योंकि ये जगह नाइट को और भी ज्यादा डेंजर हो जाती है और उन्हें सारी नाइट आग जलाकर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ के क्रिएचर सिर्फ आग से ही डरते हैं। फिर ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके आसपास से काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर ये दोनों अपने चारों तरफ फ्यूल को पटक कर उसमें आग लगा लेते हैं, लेकिन वे म्यूटेड क्रिएचर आग में भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो बॉयज और एलिस उनको शूट करते हैं, उन्हें रोकने लग जाते हैं,
लेकिन अभी म्यूटेट हुए लोग इंसान नहीं बचे होते, इसलिए अब उन्हें पेन भी फील नहीं हो रहा होता है। तभी बॉयस ऑयल टैंकर को ब्लास्ट करके उन्हें रोकने की ट्राई करता है, लेकिन ये म्यूटेट हुए ह्यूमन क्रिएचर इससे नहीं रुकते। तब एलिस भी अपने वेपन से उन्हें खत्म कर रही होती है, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये म्यूटेंट काफी सारे होते हैं, इसलिए उनके साथ उनका लीडर भी आ जाता है। तब म्यूटेंट का लीडर एलिस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, तो एलिस उस पर अपने इल्यूजन का यूज करने लग जाती है और एलिस उन सभी म्यूटेंट को अपनी इल्यूजन में फंसाकर आग में जलाकर मारने लग जाती है। फिर एलिस अपने चारों तरफ की आग को और ज्यादा बढ़ाकर उन म्यूटेट हुए ह्यूमंस को मार डालती है। इस फाइट के बाद जब बॉयस और एलिस आराम कर रहे होते हैं, तभी बॉयस एलिस से पूछता है कि इतनी ज्यादा आग होने की वजह से वो जली क्यों नहीं। तब एलिस उससे कहती है कि ये सारी आग मैंने अपने इल्यूजन से बनाई थी और तुमने मुझे पहले ही बता दिया था कि फायर इन म्यूटेंट हुए लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट के चलते वो इल्यूजन की आग से रियल में जलकर मर गई और मेरे इल्यूजन का असर तुम पर भी हो गया था, इसलिए तुम्हें वो फायर दिखाई दी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सिटी के अंदर दिखाया जाता है। अब बताया जाता है कि किंग के गुजरने के बाद अब क्वीन का बेबी नेक्स्ट किंग बनेगा, इसलिए अब क्वीन ही सब कुछ संभालेगी। लेकिन इस सबसे चर्च का लीडर पैट्रियक जॉन ज्यादा खुश नहीं होता, इसलिए जॉन अपने गार्ड से एस को मैसेज भिजवाता है कि वो जल्दी से एलिस और बॉयज को खत्म कर दे, ताकि वे क्वीन पर काबू पाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन क्वीन को जॉन के प्लान के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को अपने जाल में फंसा लेती है, ताकि वो उसके लिए चर्च के लोगों को उसके रास्ते से हटा दे। इसके बाद क्वीन असिस्टेंट से शादी कर लेगी और फिर वे दोनों एक साथ इस सिटी पर राज करेंगे। इसके बाद हमें फायरफेल्ड्स में एलिस और बॉयज को दिखाया जाता है, लेकिन अभी तक वे एस और चर्च के गार्डों से पीछा नहीं छुड़ा पाए थे, इसलिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद एलिस एस और उसके गार्ड्स की ट्रेन के सामने चली जाती है और जैसे ही एस को इसका पता चलता है, तो वो फिर भी एलिस के पीछे पीछे अपनी ट्रेन को ला रही होती है। कुछ ही देर में उसकी ट्रेन टनल से बाहर निकलकर ब्रिज पर आ जाती है, लेकिन ये ब्रिज बीच में से टूटा हुआ होता है और जैसे इसके बारे में एस को पता चला, तब तक वो काफी लेट हो चुकी होती है और तभी एलिस ब्रिज से जंप लगा देती है और तुरंत ही एलिस को बॉयस ब्रिज के नीचे से पकड़ लेता है। भाई एस अपनी ट्रेन को रोक नहीं पाती है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से ट्रेन में ब्लास्ट होकर एस और उसके सभी गार्ड्स मर जाते हैं और जब इसके बारे में चर्च के लीडर पैट्रिक जॉन को पता चलता है, तो वो काफी दुखी हो जाता है, इससे कि अब जॉन समझ जाता है कि अब उसके पास क्वीन को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद ही वो यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन का असिस्टेंट जेरिस अपने साथियों के साथ आकर जॉन के सभी गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद जेरिस चर्च के लीडर जॉन को भी खत्म कर देता है, इसलिए अब इस सिटी की लीडर सिर्फ क्वीन ही बची होती है। फिर क्वीन जेरिस के साथ सो भी जाती है। इसके बाद हमें स्कल रिवर में दिखाया जाता है। अब फाइनली एलिस और बॉयस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहले एक बड़ी रिवर हुआ करती थी, लेकिन पानी खत्म होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बदल गया और इस जगह पर चारों तरफ स्कल ही स्कल होते हैं, इसलिए अब इस रिवर का नाम स्कल रिवर पड़ गया और आज ही फुल मून की नाइट होती है, इसलिए एलिस और बॉयस को आज ही की नाइट को उस क्रिएचर को मारना होगा। और नाइट होते ही एलिस अपने हाथों में सिल्वर बुलेट्स को पहन लेती है। फिर एलिस बाहर उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए आ जाती है, तो तब बॉयस उसे समझाते कहता है कि वो क्रिएचर पता नहीं कहां से हम पर अटैक कर दे। लेकिन तभी फुल मून निकल आता है और बॉयस को कुछ होने लग जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि बॉयस ही वो क्रिएचर है और अब बॉयस बेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इस सब के बारे में बॉयस को पहले खुद कुछ पता नहीं होता है, लेकिन एलिस को पहले से इसके बारे में अंदाजा होता है और फुल मून होने तक बॉयस बेयरवुल्फ में चेंज नहीं होता, इसलिए उससे पहले एलिस उसको मार नहीं सकती थी। इसलिए एलिस बॉयस को स्कल रिवर तक लेकर आई ताकि वो उसके बेयरवुल्फ को मार सके। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है और एलिस बॉयस के बेयरवुल्फ पर अपनी सिल्वर ब्लेड से उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन बॉयस का बेयरवुल्फ एलिस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और तभी वो एलिस को खत्म करने के लिए आता है, लेकिन एलिस उस पर बर्ड वाला इल्यूजन कर देती है और बेयरवुल्फ के नीचे आकर उस पर अपने पंजों से अटैक कर देती है, इससे कि वो अपने पंजों से बेयरवुल्फ को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। इसकी वजह से बॉयस भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और तभी फुल मून क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, जिससे कि बॉयस अपने रियल कैरेक्टर में आ जाता है। इसके बाद एलिस बॉयस को पानी पिलाते हुए कहती है कि जब पहले तुम्हें बुलेट लगी थी, तब मैंने स्टेजेस लगाते टाइम तुम्हारे इंजर्ड घाव में एक सिल्वर की चीज छुपा दी थी और जैसे तुम यहाँ पर आए तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और ये सब मैंने पहले से ही प्लान कर रखा होता है, इसलिए मैं तुमसे ये सब छुपाने के लिए सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि एलिस और बॉयस स्कल रिवर तक आते आते काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं, इसलिए एलिस भी बॉयस को लेकर काफी ज्यादा दुखी होती है। लेकिन तभी फुल मून क्लाउड से बाहर निकलने लग जाता है, इससे कि अब बॉयस फिर से बेयरवुल्फ बनने लग जाता है। तब एलिस ना चाहते हुए भी बेयरवुल्फ के चेस्ट को चीर देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में एलिस को देखते हैं, जिसने कि अब बॉयस को दफना दिया होता है। फिर उसके ऊपर वो जेरिस की दी हुई वॉच को रख देती है, क्योंकि एलिस ने बॉयस से ऐसा करने का प्रॉमिस किया था। इसके बाद एलिस स्कल रिवर से लौटकर वापस सिटी में आ जाती है। फिर वो क्वीन को बेयरवुल्फ के उस पार्ट को दे देती है जो कि उसे चाहिए था, लेकिन जैसे ही क्वीन को ये पता चलता है कि बेयरवुल्फ बॉयस ही था, तो वो इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तब जेरिस को भी पता चल जाता है कि क्वीन ने उसका अपने फायदे के लिए यूज किया है, लेकिन जेरिस कुछ और करता है उससे पहले क्वीन चाकू से उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद हम सिटी के लोगों को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं और चर्च के लोग तो पहले ही मर जा चुके होते हैं, इसलिए वो अब क्वीन के महल में आकर अटैक करने लग जाते हैं और वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मारकर अब वो आजाद हो जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से बॉयस की कब्र को दिखाया जाता है, जो कि अब वाइब्रेट कर रही होती है, क्योंकि एलिस ने बॉयस के बेयरवुल्फ वाले रूप को मारा होता है। इसलिए बॉयस फिर से ठीक होकर एलिस के पास आ जाता है। अब एलिस बॉयस को फिर से जिंदा देकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।